गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट तक हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति जिसे बोला जाता है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा एक प्रोग्राम था जो हमारा कब स्टार्ट हुआ था बेटा? 1960 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था हमारा? 1960 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो मेन एम था वो फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना था इंडिया में, ठीक है। इसका जो मेन एम था वो क्या था? फूड के प्रोटेक्शन को बढ़ाना था, ठीक है। डॉक्टर नॉर्मन जो हमारे क्या हैं, एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया से। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? इस रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है। किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ फूड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो हमारी हाई यील्डिंग डिजीज है, रेजिस्टेंट वेराइटीज जो है व्हीट की, वो इंट्रोड्यूस करी गई थी मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया से। और फिर उन्हें क्या किया था? क्रॉस ब्रेड कराया गया था इंडिया की लोकल वेराइटीज के साथ, ठीक है। तो जो हाइब्रिड्स इस तरह से हमें ऑब्टेन्ड हुए, वो अच्छी उनकी यील्ड थी, डिजीज रेजिस्टेंट थे, यानी कि कोई कीड़े वगैरह की दिक्कत नहीं थी। और क्लाइमेटिक कंडीशंस में इंडिया की, ठीक है, इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो करने के लिए क्या थे? वो सुटेबल थे, ठीक है। तो इस तरह से HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है बहुत सारी फूड क्रॉप्स की, जैसे राइस की, व्हीट की, शुगर केन की, मेज की, कॉटन की, वो रेज हुई थी, ठीक है। तो इस पीरियड के ड्यूरिंग नई एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, इस पीरियड के ड्यूरिंग क्या था? नए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो वर्क करते हैं ज्यादा एफिशिएंटली, वो अडॉप्ट किए गए, ठीक है। गवर्नमेंट ने ध्यान दिया इरिगेशनल फैसिलिटीज के बारे में और पावर की सप्लाई के बारे में फार्मर्स को, ठीक है। फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी प्रॉपर स्टोरेज के लिए और सेलिंग के लिए उनके प्रोड्यूस के, ठीक है। फार्मर्स जो थे वो एजुकेटेड थे कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और जर्मिसाइड्स को यूज करें क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो सक्सेसफुल हो गया। कैसे? साइंटिस्ट के ज्वाइंट एफर्ट से, गवर्नमेंट एजेंसी से और फार्मर्स से, ठीक है। तो ये हरित क्रांति जो आई थी बेटा, ये हमारी किसके लिए आई थी? कि जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके लिए जो खाने का मतलब फूड का जो प्रोडक्शन है इंडिया में, उसे क्या किया जा सके? एनहेंस किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया था बेटा? हमारे डॉक्टर नॉर्मन और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने, उन्होंने क्या किया था? देखो, जो हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? जो हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज थी व्हीट की, जो इंट्रोड्यूस हुई थी मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने क्रॉस ब्रेड करा दिया था इंडिया की लोकल वेराइटीज के साथ, ठीक है। तो इस तरह से जो हमें हाइब्रिड्स मिले थे वो हाई यील्डिंग थे, डिजीज रेजिस्टेंट थे और सुटेबल थे क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से HYV जो है बहुत सारे फूड क्रॉप्स की, जैसे राइस की, व्हीट की, शुगर केन की, मेज की, वो रेज हुई थी, ठीक है। तो इस पीरियड के ड्यूरिंग नए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो वर्क करते हैं ज्यादा एफिशिएंटली, वो अडॉप्ट किए गए। गवर्नमेंट ने ध्यान रखा इरिगेशनल फैसिलिटीज के बारे में और सप्लाई, पावर की सप्लाई के बारे में फार्मर्स को, ठीक है। तो फैसिलिटीज जो थी वो प्रोवाइड की गई प्रॉपर स्टोरेज के लिए और सेलिंग के लिए उनके प्रोड्यूस के, ठीक है। फार्मर्स एजुकेटेड थे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए, जर्मिसाइड्स को यूज करने के लिए और एनहेंस करने के लिए क्रॉप यील्ड को, ठीक है। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था बेटा? सक्सेसफुल बन गया था, जिसमें साइंटिस्ट के एफर्ट्स थे, गवर्नमेंट एजेंसीज के एफर्ट्स थे और फार्मर्स के एफर्ट्स, ठीक है। आई बात समझ में? ये थी हमारी हरित क्रांति, ठीक है। उसके बाद देखिए एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? पशुपालन कहा जाता है। तो पशुपालन देखिए हमारा क्या था बेटा? पशुपालन के अंदर क्या बताओगे आप?
जो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है, ठीक है, साइंस की ब्रांच जो डील करती है किसके साथ, एनिमल्स की रियरिंग के साथ और उनके पालने के साथ, ठीक है। साइंस की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है बेटा, एनिमल्स के यानी कि पशुओं के पालन के साथ, वो क्या कहलाती है आपकी, एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है आपकी, एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है, ठीक है। रियरिंग में क्या होता है, प्रॉपर केयरिंग होती है, ठीक है। रियरिंग में क्या होता है, प्रॉपर केयरिंग होती है, किसके लिए, फूड के लिए, हेल्थ के लिए, शेल्टर के लिए और एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। टेमिंग एंड कीपिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन, ठीक है। ध्यान रखना एनिमल्स का क्या कहलाता है बेटा, डोमेस्टिकेशन कहलाता है, ठीक है। एनिमल्स का ध्यान रखना क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर यूजफुल पर्पज इज क्वाइट ओल्ड, यूजफुल पर्पज के लिए यानी कि फायदे के लिए पशुओं को पालना बहुत पुराने समय से चल रहा है। इट हैज बीन स्टार्टेड पैरेलल टू एग्रीकल्चर, जैसे हमने खेती बाड़ी करनी शुरू करी थी तभी से ये चल रहा है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स 3 कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। जो पशु पालते हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर है। देखिए सबसे पहले हमारे डेयरी एनिमल्स, ठीक है। इन्हें मिल्क एनिमल्स भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो एनिमल्स हम किसके लिए पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं, ठीक है। इन्हें हम किसके लिए पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, कैमल, ठीक है। इन्हें हम किसके लिए पालते हैं कि ये हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं, ठीक है। ये जो एनिमल्स होते हैं ये हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं, तो इसीलिए इन एनिमल्स को क्या किया जाता है, पाला जाता है, ठीक है। इसीलिए इन एनिमल्स को क्या किया जाता है, पाला जाता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा आपके पोल्ट्री एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पोल्ट्री एनिमल्स है। पोल्ट्री एनिमल्स में देखिए क्या है आपका, ये डोमेस्टिकेट किए जाते हैं एग्स के लिए और मीट के लिए, ठीक है। ये जो एनिमल्स होते हैं इनसे अंडे और मीट मिलता है, जैसे हमारे चिकन हो गए, हैन हो गए, डक्स हो गए, गीज हो गए, ठीक है। जो फ्लैश होता है कुछ एनिमल्स का, मांस जो होता है जैसे फिश का, शीप का, गोट का, पिग का, इन्हें यूज किया जाता है खाने की तरह, ठीक है। तो जो लार्ज स्केल रियरिंग और प्रोडक्शन होता है फिश का, ठीक है, लार्ज स्केल पे फिश का प्रोडक्शन और पालना जो होता है फिश को, वो क्या कहलाता है, पिस्सीकल्चर, ठीक है। फिश जो होता है वो हमारा रिच सोर्स होता है किसका बेटा, विटामिन ए एंड डी का और कोड लिवर ऑयल का, ठीक है। फिश जो है वो एक रिच सोर्स है विटामिन ए का, विटामिन डी का और कोड लिवर ऑयल का। जो शार्क ऑयल होता है, शार्क जो हमारी फिश होती है, शार्क ऑयल होता है वो रिच सोर्स होता है किसका, प्रोटीन्स का, ठीक है। जो शार्क ऑयल है वो क्या है आपका, रिच सोर्स है किसका, प्रोटीन्स का, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके ड्रोट एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, ड्रोट एनिमल्स। ड्रोट एनिमल्स क्या होते हैं, देखो एनिमल्स आर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। एनिमल्स को डिफरेंट पर्पजेस के लिए भी पाला जाता है फूड के अलावा। देखिए किस किस के लिए, कैमल्स, बुल्स एंड ऑक्सन आर यूज्ड फॉर डूइंग वर्क इन द फील्ड। कैमल्स हो गई, बुल्स हो गई, ऑक्सन हो गई, इनका यूज किया जाता है वर्क करने के लिए फील्ड्स में, ठीक है। या कार्ट्स को खींचने के लिए, ताकि हम क्या कर सके, सामान को ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। एलिफेंट्स आर यूज्ड इन फॉरेस्ट टू कैरी लोड्स। एलिफेंट्स का भी यूज किया जाता है किसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। एनिमल्स का भी क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है किसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, किसके लिए, लोड्स को कैरी करने के लिए, ठीक है। सामान को कैरी करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एलिफेंट्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। एनिमल्स जो होता है इन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है डिफरेंट पर्पजेस के लिए अदर देन फूड। जो हमारे कैमल्स होते हैं, बुल्स होते हैं, ऑक्सन होते हैं, इनका यूज किया जाता है काम करने के लिए फील्ड्स में, या कार्ट्स को खींचने के लिए, ठीक है, ताकि सामान को इधर से उधर क्या किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो आगे देखिए बेटा हमारा इसके अंदर क्या है, एलिफेंट्स आर यूज इन फॉरेस्ट टू कैरी लोड्स। एलिफेंट्स का भी यूज किया जाता है फॉरेस्ट के अंदर
किसके लिए? लोड्स को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो देखो समझ में आया, हमारे 3 तरह के एनिमल्स जिन्हें हम पालते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो पहले वो जो क्या देते हैं, हमें दूध देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है हमारे पास, उन्हें कहा जाता है डेयरी एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद वो एनिमल्स जिससे हमें मांस और मतलब अंडे वगैरह मिलता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे पोल्ट्री एनिमल्स, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोल्ट्री एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद जिन एनिमल्स का हम खाने के लिए यूज नहीं करते, सिर्फ उन्हें किसके लिए यूज करते हैं, फील्ड्स में, जैसे खेतों में काम कराने के लिए या खींचने के लिए, ट्रांस मतलब सामान को इधर से उधर भेजने के लिए, ठीक है, या खेतों में काम कराने के लिए जिनका हम यूज करते हैं वो हमारे कैसे एनिमल्स कहलाते हैं, ड्रोट एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। वो हमारे कैसे एनिमल्स कहलाते हैं, ड्रोट एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद देखिए बेटा व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सफेद क्रांति जिसे कहा जाता था। एक हरित क्रांति थी, एक है हमारी सफेद क्रांति, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या है बेटा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन वाज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे वो क्या कहलाते थे, फादर कहलाते थे व्हाइट रिवॉल्यूशन से। ही फाउंडेड अराउंड 30 इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने 30 इंस्टीट्यूशंस फाउंड करे थे, विच आर ओन्ड एंड मैनेज बाय फार्मर्स एंड रन बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो चलाए जाते थे और मैनेज करे जाते थे फार्मर्स के द्वारा, और उन्हें मतलब फिर प्रोफेशनल्स उन्हें साथ साथ चलाते थे, ठीक है। एज अ फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, फाउंडिंग चेयरमैन जो थे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के, डॉक्टर कुरियन रिस्पॉन्सिबल थे क्रिएशन के लिए और सक्सेस के लिए AMUL ब्रांड डेयरी प्रोडक्ट्स की, अमूल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कंसीडरिंग हिज अचीवमेंट्स विद अमूल डेयरी, तो अपनी अचीवमेंट्स अमूल डेयरी के साथ कंसिडर करके उन्होंने क्या था, द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री अपॉइंटेड हिम फाउंडर चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1965, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने अपॉइंट कर दिया था उन्हें फाउंडर चेयरमैन, ठीक है, किसका फाउंडर चेयरमैन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का 1965 में, तो रेप्लिकेट करने के लिए अमूल को, ठीक है, आनंद मॉडल नेशन वाइड, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस के बाद 1970 में एक प्रोग्राम जिसका क्या नाम है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, उसे लॉन्च किया गया इंडिया में, ठीक है, किससे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से, जिसका जो एम था वो क्या था, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है। इस प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो हाइब्रिड वेराइटीज है, ठीक है, इस प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो हाइब्रिड वेराइटीज है किसकी, मिल्क एनिमल्स की, वो प्रोड्यूस की गई, किसके लिए, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इस प्रोग्राम के ड्यूरिंग हाइब्रिड वेराइटीज प्रोड्यूस की गई, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन था ये एक ह्यूज सक्सेस था, जिससे इंडिया जो है वन ऑफ द लार्ज प्रोड्यूसर है किसका, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो इसी सक्सेस की वजह से जो हमारा इंडिया है वो क्या है, एक लार्जर प्रोड्यूसर है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। कुछ हाई अर्निंग कैटल यहाँ पे है, देखो जैसे हमारे पास गाय कौन कौन सी है, जर्सी है, सेवाल है, करन स्विस है, और बफेलो, मुरहान, नीली और जफरबादी, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। नो मैम। हाँ बोलो। शार्क ऑयल क्या रहता है? ये शार्क जो फिश होती है ना बेटा, उसका ऑयल है, तेल जो होता है ना मछली का, वो ऑयल भी देती है? हाँ तेल निकलता है ना बेटा उनके अंदर से, जैसे मछली का तेल होता है, तेल जो उनके अंदर यस से मैम। निकलता है वो होता है शार्क, जो हमारी फिश होती है उसका, ठीक है। चलिए फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करें। एक्सरसाइज में आप कराऊंगी, लेकिन एक बार आपने लेसन रीड किया है पूरा
तो एक्सरसाइज आप खुद फिल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी देखो आगे हमारे पास चलो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग है सबसे पहले, तो देखते जाओ साथ साथ बेटा। हमारे पास है ई पार्ट डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। मैम हाँ बोलो। एक्सरसाइज भी फेयर में करनी है तो पहले वही तो करेंगे अगर करनी होगी तो। एक्सरसाइज फेयर में रहने देना बेटा, एक्सरसाइज बुक में ही कर लेना बस। उसके बाद देखो हम ई पार्ट से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। देखो चलो कौन बताएगा सबसे पहले फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? मैम फर्टिलाइजर तो केमिकल होता है और मैन्योर हमारा जो नेचुरल होता है ना वो। हाँ मैन्योर ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होता है ना उसे मैन्योर बोलते हैं, और वो आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर दोगे इसका, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर फर्स्ट है आपका। चलो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक है। तो देखो क्या बताओगे बेटा इसके बारे में। ठीक है, देखो क्या कहोगे इसके बारे में बेटा। फर्टिलाइजर तो क्या होता है आपका, केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। क्या कहोगे, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। एक बात बताओ बेटा, सेकंड थर्ड चैप्टर की आपकी बुक की एक्सरसाइज और क्वेश्चंस हो रखे हैं ना? यस मैम। दोनों चीजें कंप्लीट है, बुक की एक्सरसाइज भी और क्वेश्चंस भी, सिर्फ रीडिंग रीडिंग रह रही है उसकी। यस मैम। ठीक है, इसके बाद वो चैप्टर्स रीड करा दूंगी आपको, ठीक है। देखिए these are chemical substances, these are chemical substances manufactured in industries, ठीक है। आई बात समझ में, ये हमारे क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। these are rich in, क्या होता है इनके अंदर, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं आपके फर्टिलाइजर, ये आपके रिच होते हैं किसमें, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। जबकि मैन्योर क्या होते हैं आपके, मैन्योर किसे कहोगे बेटा, दीज आर लिक्विड और these are liquid और solid organic matter। फर्टिलाइजर भी फीड्स में डाले जाते हैं ना? हाँ डाले फील्ड्स में ही जाते हैं, बस ये होता है कि ये आपकी खाद होती है एक तरह से, ठीक है, जो आपके एनिमल वेस्ट और प्लांट रेजिड्यू से मिलते हैं। लेकिन ये आपके क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपके कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। दीज आर लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर जिन्हें किससे डिराइव किया जाता है, एनिमल वेस्ट से और प्लांट रेजिड्यूज से, ठीक है। रेजिड्यू मतलब बचा हुआ? हाँ बचा हुआ,
एक बार करा दूं बेटा, फिर एक बार साथ मैं आपसे पूछ लूंगी, फिर आप प्रॉब्लम्स पूछ लेना, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, देखिए तो ये होता है हमारा फर्टिलाइजर और मैन्योर, ठीक है। सेकंड आपका डिफरेंस है पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका डिफरेंस है बेटा पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड। तो देखिए जो वीड्स को हटाने के लिए, ठीक है, जो वीड्स को हटाने के लिए हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वीडिसाइड, ठीक है। और जो हमारे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो देखिए सेकंड आपका डिफरेंस है बेटा पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड, ठीक है। तो देखिए वीडिसाइड क्या कहोगे, या कुछ पहले लिख लीजिए, देखिए द केमिकल सब्सटेंसेस the chemical substances which are used to destroy weeds are called weedicide, ठीक है। जो किसके लिए यूज होते हैं, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वीड्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, वीड्स हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो अनवांटेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए के बारे में क्या लिखोगे, देखो द केमिकल substances the chemical substances which are used to control pests, ठीक है। वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, पेस्टिसाइड कहलाते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या कहलाते हैं, पेस्टिसाइड कहलाते हैं, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है आपका थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड डिफरेंस क्या है बेटा आपका, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो देखिए थ्रेशिंग क्या होता है, ग्रेन्स को सेपरेट करने का। पेस्ट आपके कीड़े होते हैं बेटा, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना उन्हें पेस्ट बोला जाता है, ठीक है। थ्रेशिंग क्या होता है बेटा, जो प्रोसेस होता है ग्रेन्स को, दानों को कटे हुए प्लांट से निकालने का जो प्रोसेस होता है वो आपका थ्रेशिंग कहलाता है। और फिर दानों को जो हमारे जैसे घास फूस सी हो जाती है ना थोड़ी सी, यानी कि सीड कोट से निकालने का, जैसे सीड के अंदर बंद होते हैं ना, सीड की कोट के अंदर दाना, तो सीड की कोट से निकालने का जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या कहलाता है बेटा, विनोइंग कहलाता है, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। तो देखिए थ्रेशिंग में क्या लिखोगे, थ्रेशिंग में क्या लिखोगे बेटा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग the process of separating the grains from cut plants is called threshing, ठीक है। जो ग्रेन्स को सेपरेट करने का प्रोसेस होता है किससे, कट प्लांट से, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, विनोइंग। नेक्स्ट क्या है आपका, विनोइंग, ठीक है। तो विनोइंग क्या होता है, देखिए chaff is removed from
removing the seeds or grains from the, जो जैसे आपकी घास फूस नहीं होती बेटा थोड़ी सी, उसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे घास फूस के साथ आप मिक्स होते हैं दाने वगैरह, जैसे देखो गेहूं में आपके होते हैं, ठीक है। तो जैसे गेहूं को उछाल के उसे साफ किया जाता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है, ठीक है। फ्रॉम द chaff is called winnowing, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, आपका विनोइंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ डिफरेंस है बेटा क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए क्या है, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या बताओगे बेटा, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट क्रॉप्स हैं, ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक सेम फील्ड में लगाते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो व्हीट एंड पैडी क्या करती है, लोड्स ऑफ नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेती है, तो उसके बाद हम क्या लगा देते हैं उस फील्ड के अंदर, लेगुमिनस प्लांट्स लगा देते हैं, जो नाइट्रोजन की फर्टिलिटी को वापस से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, रिप्लेनिश कर देते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है बेटा, दो या उससे ज्यादा तरह की क्रॉप्स एक पर्टिकुलर फील्ड में सेम टाइम पे लगाई जाती है, ठीक है, कि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को दोनों क्रॉप्स क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए, ठीक है। आई बात समझ में, तो देखिए क्रॉप रोटेशन क्या लिखेंगे बेटा, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ, देखिए क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक क्रॉप लगाई पहले, ठीक है, जैसे व्हीट लगाई, उसने नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लिया सोइल से, ठीक है, व्हीट और पैडी ने, तो उसके बाद हम उसी फील्ड के अंदर क्या लगा देंगे, हम ऐसी सोइल लगा देंगे जो नाइट्रोजन की फर्टिलिटी को क्या कर दे, वापस से बढ़ा दे, यानी कि हम क्रॉप की अदला बदली कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। और मिक्स्ड कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है बेटा, मिक्स्ड कल्टीवेशन का मतलब होता है कि हमने क्या किया, एक ही टाइम पे हमने एक फील्ड के अंदर दो या उससे ज्यादा क्रॉप्स उगा दी, ठीक है। जैसे हमने व्हीट और बरसी में एक साथ उगा दी ताकि वो एक दूसरे की जरूरत को क्या कर सके, पूरा कर सके, ठीक है, यानी कि एक को जिसकी जरूरत है वो दूसरी क्या कर सके, उसे प्रोवाइड कर सके, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। तो देखो क्या बताएंगे इसके अंदर, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ, it is the practice of growing of two different crops one after the other in the same field, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, क्रॉप रोटेशन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग किसे बोलेंगे बेटा, देखो इन मिक्स्ड कल्टीवेशन, in mixed cultivation two or more different types of crops, two or more different types of crops are sown in a particular field, आर सोन यानी कि उन्हें उगाया जाता है किसके अंदर बेटा, एक पर्टिकुलर फील्ड में, एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे,
ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट डिफरेंस है बेसिन एंड फुर्रो इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, बेसिन एंड फुर्रो इरिगेशन। तो देखिए बेसिन इरिगेशन क्या होता है हमारे पास, किसे बोलते हैं, जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं उन्हें स्टैंडिंग वाटर की जरूरत होती है ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरिंग, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, बेसिन इरिगेशन। ठीक है, जैसे सम क्रॉप्स लाइक राइस, some crops like rice require standing water in the fields during transplantation. ठीक है, it is called basin irrigation। मतलब जैसे वो खड़ी होती है ना, तो उन्हें खड़े पानी की जरूरत होती है, मतलब ऊपर से हमें उन्हें क्या देना होता है, पानी देना होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बेसिन इरिगेशन कहलाता है, मतलब उन्हें खड़ा पानी देना पड़ता है हमें ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरिंग। ठीक है, उसके बाद फुर्रो इरिगेशन क्या होता है बेटा हमारा, खड़ा पानी देना पड़ता है, मतलब ऐसे हम पानी उनके अंदर वो नहीं कर सकते, बहा नहीं सकते एक तरह से। ठीक है, आप खड़ा पानी दोगे तो रूट्स में तो जाएगा ही ना बेटा, ऐसा थोड़ी है कि रूट्स में जाएगा नहीं वो आपका। ठीक है, लेकिन आपको क्या होता है कि आपको इस तरह से पानी देना होता है कि वो उन्हें खड़ा पानी मिले, मतलब पूरे उसके ऊपर उसे पानी की जरूरत होती है। ठीक है, फील्ड्स में खड़े पानी की जरूरत होती है ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरिंग, यानी कि जब हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, ये जैसे हम नर्सरी से किस में लेके जाते हैं, बेड में लेके, वो फील्ड्स में लेके जाते हैं नर्सरी बेड से। ठीक है, वो कहला उसके ड्यूरिंग आपको जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए फुर्रो इरिगेशन। फुर्रो इरिगेशन मैंने आपको बताया था कि क्या बना दी जाती है, फुर्रोज बना दी जाती है। ठीक है, तो देखिए some vegetable crops are grown in rows। ठीक है, furrows are made between two rows and crops are irrigated उन्हें कैसे सिंचाई की जाती है, वाटर को चैनलाइज करके, यानी कि वाटर को हम कहाँ छोड़ देते हैं, फुर्रोज में छोड़ देते हैं, बाय चैनलाइजिंग इन फुर्रोज। ठीक है, उन्हें हम कहाँ छोड़ देते हैं, फुर्रोज में छोड़ देते हैं, तो वो जो हमारा इरिगेशन होता है वो कौन सा इरिगेशन कहलाता है बेटा, फुर्रो इरिगेशन। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंशिएट थे, बाकी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम कल करेंगे सारे। ठीक है, गिव रीजंस भी आपको बुक इसकी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपने लेसन रीड किया है, मैं पूछूंगी कल। ठीक है, एक एक से फिर आपको एक्सरसाइज फिल कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कल पूछ लेना फिर। ठीक है, थैंक यू बेटा।